हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो पहला क्लास चला था उसका वीडियो आपने देखा होगा और अच्छे से प्रश्नों के उत्तर या जो है समझ में आए होंगे। आज जो है हम प्रश्नावली 1.2 के सवालों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के सवालों को। बच्चों, आज की प्रश्नावली में जो सवाल हैं बस वो ज़्यादा सवाल नहीं हैं, कम ही सवाल हैं, उनको देखना है। जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है कि निम्न कथनों में से कौन से सत्य और असत्य, यानी हमें सत्य असत्य छांटना है। ठीक है, यानी ट्रू फॉल्स देखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे और उसको हल करेंगे। इसमें पहला हमें सत्य असत्य बताना है, यानी कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर पढ़कर सिर्फ आपको एक बार बोलकर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो पहला प्रश्न है उसका जो पहला खंड है वो पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ये जो कथन आपका है ये सत्य है, सही है। यानी जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो जो है क्या होती है, अपरिमेय संख्या, वो एक वास्तविक संख्या होती है। यानी जो अपरिमेय संख्या है वो क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। यानी सत्य है, जो है लिख दे रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। तो ये कैसे होती है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जो कल पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही, ठीक है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको ये पता चला होगा कि परिमेय संख्या किस में आता है और अपरिमेय संख्या किस में आता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही जो है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आता है। तो इसलिए जो है ये कथन क्या है, सत्य है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु अंडर यम के रूप में होती है, जहाँ की यम एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसका जो है आंसर है वो दूसरे का वो ये होगा कि ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। यानी ये क्या है, असत्य है। अच्छा, अब असत्य है तो असत्य है क्यों, ये भी जानना चाहिए। क्योंकि जो -3 है एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम एक पूर्णांक मान लें, ठीक है, तो जो -3 है वो एक वास्तविक संख्या तो है, लेकिन वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो है वो पूर्णांक नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यानी दूसरा जो है क्या है कि -3 या 3 जो है ये क्या है, एक वास्तविक संख्या तो है। यानी ये एक वास्तविक संख्या है। अब है तो उसमें फिर आगे क्या है, परंतु ये किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, परंतु यह प्राकृतिक, यह
प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, यानी ये प्राकृतिक संख्या का जो है वर्गमूल नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, उसका तीसरा खंड जो है वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तीसरा खंड ये पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी असत्य है। यानी इसका आंसर क्या होगा? असत्य है, यानी गलत है, ऐसा नहीं है। जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है, ठीक है, इसका जो उत्तर है यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है। जो 3 है, 3 एक वास्तविक संख्या है, या ठीक है, एक वास्तविक संख्या है, आप धन पूर्णांक भी कह सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या अगर है, ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या भी नहीं है। तो यह एक अपरिमेय संख्या भी नहीं है, ये भी आपको पता है। अब अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है वो भी हम बता दे रहे हैं। अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है वो भी हम बता दे रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 को आप भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं। और जो उसमें शर्त है, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो है हमारा 0 नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है अब फिर अगला आगे का क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं, तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। ठीक है, अब इसका छोटा सा सवाल है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं, तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो इसका पहला जो पहले पूछ रहा है उसका तो आंसर ये हो गया कि नहीं, यानी ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। फिर उसके बाद में कह रहा है कि एक उदाहरण दीजिए, तो आप एक उदाहरण ले लीजिए, मान लो कि √9। तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम 3/1 करके लिख सकते हैं। तो 3 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 4। 4 को हम 2 लिख सकते हैं। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि आप 2/1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और भी संख्याएं हैं, जैसे 16 है, √16। तो √16 को आप 4 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 कर सकते हैं, यानी वो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो वो संख्या क्या हो गई? जो है आपकी परिमेय संख्या हो गई, यानी वो परिमेय संख्या अब नहीं रह गई। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। जो तीसरा है नंबर 3, उसको देखिए कि वो क्या कह रहा है। वो भी बिल्कुल आज की जो प्रश्नावली है बिल्कुल शॉर्ट है, बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, और कम सवाल भी है, तो आज जो है उसे ही एक प्रश्नावली जो है हम हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले एक तो आप जो है
क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो लिख दीजिए इसमें संख्या रेखा पर √5 का निरूपण। ठीक है, यानी हम इसका निरूपण करेंगे, तो कैसे करेंगे ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक पहले संख्या रेखा खींचिए, इसे एक संख्या रेखा खींचिए। ठीक है, बीच में आप यहाँ पे मान लीजिए 0, यहाँ पे क्या मान लीजिए आप लोग 0। ठीक है, और उसके बाद में बाईं तरफ यानी 1 2 पॉइंट, तो -1 -2। ठीक है, और उसके बाद में दाहिनी तरफ यानी जितना इधर माइनस होगा उतना ही उधर क्या होगा, प्लस में होगा। तो 1 2 या और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना। ठीक है, यानी आपको जितनी संख्याएं कही जाएं उतनी संख्या बाएं और उतनी संख्या दाएं प्लस माइनस में कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं, मान लो 1 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, क्योंकि अंडर रोड में 5 में आपको 5 तक दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ से जो है 0 से और इस वाले जो है 1 में, यानी यहाँ पर एक बार और 1 लिख दो, तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे कर दो 3 और इसको थोड़ा से बढ़ा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए आप 4। ठीक है, संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो जो है यहाँ 0 से लेकर, यहाँ से लेकर और 1, सबसे पहले 1 को दर्शाओ। ठीक है, तो 1 को दर्शाने के लिए जो है इसके बीच में क्या आएगा, √2। यहाँ पे एक एंगल बन गया। ठीक है, बिंदु भी मान सकते हैं आप, इसको ए मान लीजिए। ठीक है, इसके बीच में जो है P और Q मान लीजिए, और उसके बाद में R मान लीजिए इसको। ठीक, और इधर मान लीजिए आप यस। ठीक है, अब दूसरी संख्या जो है आप लोग निकालिए यहाँ से, दूसरी संख्या ये निकाल दीजिए। ठीक है, और ये तीसरी निकाल दीजिए ये, और चौथी निकाल दीजिए यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब इसमें आप कर दीजिए √3। ठीक है, और इसमें कर दीजिए आप 2। ठीक है, यानी इसके तरफ बाएं तरफ जो है प्लस में, उस तरफ जो है माइनस में, ये आपने पहले ही लिख रखा है। अब इसको जो है मिला दीजिए, इसको कहाँ से ऐसे करके मिला दीजिए या संख्या रेखा पर ऐसे। ठीक है, और उसके बाद में यानी जो ये बिंदु ये माने हैं आप, यहाँ से आप ऐसे डॉट डॉट करके ये भी मिला सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर संख्याएं जो हैं यहाँ पर संख्याएं जो हैं, तो इसको आप ऐसे करके इसको भी मैच करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है इस बिंदु को मान लीजिए ई बिंदु, इस बिंदु को मान लीजिए डी बिंदु, इस बिंदु को मान लीजिए सी बिंदु, ये आपका सी बिंदु हो गया, और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, ये आपने ये मान रखा है। ठीक, बस संख्या रेखा पे ये एक तरीका वो और भी है, जो आप लोग 7 8 में पढ़ते थे, जब 7 8 में देखे हैं, वहाँ पे भी संख्या रेखा पे सीधे दर्शाया जाता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जो है जब आप 9th और 10th में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रूल रेगुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो विधि जो है वो चेंज हो जाती है। बाकी वहाँ पे भी देखिए आप लोग, अगर आपके पास बुक वगैरह है तो उसमें देखिए सीधे संख्या रेखा पे दर्शाया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद में अगला सवाल जो है 4 नंबर चौथा सवाल है, उसको हम देखेंगे वो क्या कह रहा है।
चौथा कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप, एक क्रियाकलाप आपको करना है, ठीक है। वर्गमूल सर्पिल की रचना करिए। एक वर्गमूल सर्पिलाकार यानी उसका सर्पाकार में आपको क्या करना है, रचना करनी है। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 यानी एक लंबाई खींचिए, ठीक है, उसको आप OP मान सकते हैं। बिंदु उसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सिर्फ जो जो कहा गया है वैसे आप खींच दीजिए बस, वो आपकी हो गई रचना। और उसमें कुछ करना नहीं है, ना लगाना है, ना कोई लिखना है, ना कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन ही आपसे जो जो कह रहा है वो रचना दी गई है, उस रचना के अनुसार आपको एक चित्र जो है खींचना है, बनाना है, ठीक है। OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब जो है OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रकार से एक चित्र बनाना है, वो चित्र हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके बुक में बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें सबसे पहले कह रहा है कि एक जो है रेखाखंड खींचो, ठीक है। क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले एक बिंदु ले लो, तो हमने ले लिया, यहाँ पर ले लो, एक बिंदु ले लिया, उसको मान लिया O। क्वेश्चन में सबसे पहले ये कह रहा है कि एक बिंदु लीजिए, उसको मानिए O, तो हमने ले लिया एक बिंदु, उसको मान लिया O। अब फिर कह रहा है कि O से एक लंबाई की रेखाखंड खींचो, ठीक है, यानी एक लंबाई की, यहाँ से लेकर और एक लंबी रेखा खींच दिया गया, ठीक है, लंब के रूप में। अब फिर कह रहा है कि OP खींचिए और एकक लंबाई वाले OP1, ठीक है, यानी उसी लंबाई की एक रेखा दूसरी खींचो और उसको P1 मान लो, और ये क्या है आपका P है, ठीक है, P2 है, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसी के समान एक तीसरी रेखा खींचो और उसको क्या मान लो, P3 मान लो। क्या मान लिया जाए, P3 मान लिया जाए। अब फिर कह रहा है कि इन तीनों रेखाओं को यानी तीनों रेखाखंडों को आप ऐसे एक सर्पिलाकार में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यानी एक सर्पिलाकार में बन गया। देखो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसको आप जो है कोई नाम दे दीजिए, उसमें दिया गया है, ठीक है, जो दिया गया है वही संख्या आप लोग दे दीजिए। इसमें √3 है, इसमें √2 है। बस ये आपको संरचना करनी थी और इसके अलावा कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन के अनुसार ही आपको देख देख कर क्या करना था, एक संरचना कर देनी थी, ठीक है। तो जो है आज का जो एक पहले अध्याय का 1.2 यानी दूसरी प्रश्नावली थी, उसमें कुल 4 सवाल थे, ठीक है। उन चारों सवालों को हमने हल किया। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में चारों सवाल आए होंगे। आज इसमें कोई विशेष डिफिकल्टी नहीं था, बस थोड़ा लिख पढ़ के समझना था, ठीक है। और बच्चों आप लोग जो है वीडियो पूरा देखा कीजिए। अगर जब तक वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपके सवाल समझ में नहीं आएगा। एक बार देखिए नहीं समझ में आता है, दोबारा फिर से उतना ही स्किप करके उतना ही देख लीजिए, तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो है वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है फिर इसी अध्याय के अगली प्रश्नावली में जो है हम तीसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।